बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी और इस एक्सरसाइज में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, पहले जाकर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस पर आइएगा, अदरवाइज़ आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आएगी। पहला पार्ट हमारे पास ये है। इस पार्ट में भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 3 टर्म्स दे दी गई हैं और तीनों ही कॉस की हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और रेंज उन्होंने ये वाली दी है 0 से 360 डिग्री, मतलब 0 और 360 डिग्री भी इसमें शामिल है। तो समझ लें 0 से 2 पाई इसकी रेंज है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जितने भी हमारे पास आंसर और जितने भी हमारे पास एंगल आने चाहिए वो 0 से 2 पाई तक ही होने चाहिए, यानी कि इस रेंज में होने चाहिए। अब यहाँ पर भी देखें कि इन दो टर्म्स पर हम कॉस वाला ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास इस तरह से 3 टर्म्स हों तो आप कैसे ये जज करेंगे कि आप किन 2 टर्म्स पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब इन पर मैं इजीली ये फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। इवन मैं देखें ज़रा, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 6 थीटा बाय 2, यानी कि ये वाली टर्म मेरी बन जाती है 3 थीटा और ये वाली टर्म मेरे पास बन जाती है 4 थीटा बाई 2, यानी कि 2 थीटा। तो इसका मतलब है एंगल जो है वो कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो जाते हैं। इस वजह से मैं इन दोनों टर्म्स पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। इन दोनों टर्म्स पर मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ये फार्मूला मेरे पास इस तरह से आ चुका है और ये टर्म एज इट इज़ सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास इस तरह से वैल्यूज़ आती हैं। cos 3 थीटा को भी इक्वालिटी की इस साइड पर ले आऊँ तो ये माइनस cos 3 थीटा में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 0 वैल्यू रह जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में से मैं cos 3 थीटा को कॉमन ले लूँ तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बच जाती है। अब देखिए फाइनली ये फैक्टर फॉर्म में जो है हमारी इक्वेशन फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो फिर वही आइदर और वाला सीन स्टार्ट हो गया है। आइदर cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। देखें कॉस की वैल्यू किन किन एंगल्स पर 0 होती है। तो कॉस जो होता है वो 0 होता है एक पाई बाय 2 पर और एक 3 पाई बाय 2 पर। ठीक है, इसके लिए आपको क्वाड्रेंट को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 जो है वो इस रेंज के अंदर ही लाई कर रहा है। तो फिर आपने 3 थीटा को एक दफ़ा पाई बाय 2 के इक्वल रखना है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 इंटू 3, यानी पाई बाय 6। तो फिर दूसरी दफ़ा हम 3 थीटा को इक्वल रखते हैं 3 पाई बाय 2 के इक्वल, क्योंकि आपको जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पर ही cos 0 होता है। अब ये 3 भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 से कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाती है पाई बाय 2। अब जो सेकेंड फैक्टर है उससे हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं। सो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय 2। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपने रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। तो रेफरेंस एंगल हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय 2 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वैल्यू आती है पाई बाय 3, यानी कि 60 डिग्री। तो अभी ये रेफरेंस एंगल है। ठीक है, इसको मैंने एज ए रेफरेंस एंगल ही लिख लिया है। आपको पता है रेफरेंस एंगल वो होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब क्योंकि ये जो रेफरेंस एंगल आया है इसकी वैल्यू है तो सबसे पहले तो हम इसकी जगह पर पाई बाय 3 पुट करके देखते हैं। तो थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास पाई बाय 3 इंटू 2, यानी कि पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री। तो ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है जो कि एक्चुअल एंगल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अब याद रखिए इस क्वेश्चन में रेफरेंस एंगल अलहदा से होगा और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा वो अलहदा से होगा। रेफरेंस एंगल इसलिए अलहदा से होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो एंगल सिंपल एंगल खाली थीटा नहीं है, 2 थीटा आ रहा है और यहाँ पे भी एंगल जो थे कि सिंपल एंगल नहीं था, 3 थीटा था। तो अब इन 2 थीटा के इक्वल हमने एंगल को पुट करके तो एक्चुअली बाद में एक्चुअल एंगल सिंपल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे जो रेंज है जो हमें उन्होंने इंटरवल दिया है ये वाला 0 से 2 पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने यहाँ से लेकर इस पूरे इंटरवल में एंगल फाइंड आउट करने हैं। जहाँ जहाँ कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव है वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस सूरत में जब आपके पास इंटरवल 0 से 2 पाई तक हो तो फिर अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसमें इंटरवल जो था वो -पाई से पाई तक था। इस वजह से फिर हम उसको ऐसे क्लॉकवाइज भी एंगल देखते थे। उस वक्त जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है रेफरेंस एंगल के साथ सिर्फ नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, जब आपके पास ऐसा इंटरवल हो। ठीक है, मैं साथ साथ आपको डिफरेंस बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्योंकि इंटरवल सीधा सीधा है, 0 से 2 पाई है, सारा के सारा पॉजिटिव इंटरवल है, तो इस वजह से हम जब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड आउट करेंगे तो 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल जो कि है हमारे पास π/3, तो सब्ट्रैक्ट करें तो 5 π/3 आंसर आता है। अब याद रखिए ये जो 5 π/3 है यहाँ पर 2 थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब आप याद रखिए जब आपके क्वेश्चन में यहाँ पर थीटा होता है तो आप डायरेक्ट इसको थीटा के इक्वल रखते हैं आंसर को, लेकिन जब आपके पास इस तरह से एंगल डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए तो फिर आपने उसके हिसाब से ही फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको 2 थीटा के इक्वल रखेंगे। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 5 π/3 इंटू 2 5 π/6। अब ये हमारे फाइनल एक्चुअल एंगल एक ये वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये वाला है और 2 हमने ये वाले एंगल फाइंड आउट किए थे। अभी देखिए सोल्यूशन सेट पे हमारे पास 3 एंगल है क्योंकि π/6 जो है वो 2 टाइम्स आ चुके हैं, 2 दफ़ा आ चुके हैं, तो लिखेंगे हम फिर उसको एक ही दफ़ा। सो जस्ट टेक ए व्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 5 एंड सेकेंड पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम इसको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाले फार्मूले से साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इस वाले फार्मूले के ज़रिए हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे। ये 2 एज इट इज़ आ गया है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब हम साइन π/3 की जगह पर इसकी वैल्यू √3/2 लिखेंगे। कॉस थीटा एज इट इज़, अब कॉस π/3 की जगह पर इसकी वैल्यू 1/2 लिखेंगे और साइन थीटा एज इट इज़। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला 2 जो है और इसमें भी 2 जो है वो इस 2 से कट जाएगा और फिर हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब अगर इस साइन थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा। अब अगर मैं साइन थीटा को तो इधर रहने दूँ, √3 के डिनोमिनेटर में इस 2 को ले जाऊं और इस कॉस थीटा को भी इस साइड पे ले आऊँ तो वो साइन थीटा के डिनोमिनेटर में आ जाए। तो फाइनली ट्रिगो की एक टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि जो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ थी वो ट्रिगो की एक टर्म यानी कि tan थीटा में कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें से एंगल को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड के लिए पाई में रेफरेंस एंगल को ऐड करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं तो आंसर आता है 40.90 डिग्री। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि हमारे पास रेफरेंस एंगल आ चुका है और tan थीटा जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो रेफरेंस एंगल ही एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल एक्चुअल एंगल कहलाएगा
और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने पाई में रेफरेंस एंगल को ऐड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। पाई में हमने इस रेफरेंस एंगल को ऐड किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाला एंगल फाइनली आ रहा है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। तो फाइनली सॉल्यूशन सेट में ये दोनों एंगल ही आंसर का हिस्सा होंगे, और वैसे भी ये जो गिवन रेंज है ये दोनों एंगल इस रेंज के अंदर भी लाई कर रहे हैं। एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट में जो ये cos 3 थीटा आपको दिया गया है, इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। आल्दो कि आप लोगों ने ये वाला फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, मगर वहाँ पर आपने इसका इतना यूज़ नहीं किया, तो फिर भी आप लोग सेकेंड ईयर में ये वाले फार्मूलाज cos 3 थीटा वाले और sin 3 थीटा वाले यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे cos 3 थीटा की जगह पे ये वाला फार्मूला पुट किया, ये वाला टर्म एज इट इज़। अब ये देखिए, इन तीनों टर्म्स में से अगर मैं cos थीटा को कॉमन ले लूँ, अब इस टर्म में से मैंने एक cos थीटा कॉमन ले लिया तो cos के थीटा रह गया, इसमें से कॉमन लिया तो 3 रह गया, इसमें से कॉमन लिया तो 2 रह गया। अब -3 + 2 -1। अब जनाब देखें, दो टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं, यानी कि समझ लें कि आइदर और वाला सीन ऑन है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब हमने वो एंगल देखने हैं जहाँ जहाँ cos की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो आप पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं कि π/2 और 3π/2 पर cos जो है वो 0 वैल्यू शो करता है, cos π/2 पर भी और cos 3π/2 पर। अब यहाँ से cos के थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो स्क्वायर रूट ले लें तो cos थीटा की वैल्यू है +-1/2। अब यहाँ पर cos थीटा की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है पॉजिटिव के साथ और एक आ रही है नेगेटिव के साथ। अब थीटा से cos इनवर्स 1/2, तो सबसे पहले तो हमारे पास रेफरेंस एंगल आएगा जो कि आ रहा है π/3। अब वही बात कि cos जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि इंटरवल 0 से 2π है, तो लास्ट क्वाड्रेंट में जब हमने एंगल फाइंड आउट करना होगा तो फिर हमने 2π में से रेफरेंस एंगल को, ये रेफरेंस एंगल है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ये रेफरेंस एंगल खुद होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 2π में से π/3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर आता है 5π/3। अब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव के लिए रेफरेंस एंगल तो यही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करते वक्त आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, तो फिर इसका रेफरेंस एंगल भी π/3 ही होगा। अब क्योंकि cos जो होता है वो नेगेटिव होता है सेकेंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड के लिए हमने पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है और थर्ड के लिए हमने पाई में रेफरेंस एंगल को ऐड करना है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए सेकेंड में पाई माइनस π/3 तो आ जाएगा 2π/3, और फोर्थ में पाई प्लस π/3 तो आ जाएगा 3 और 1 4π/3। तो फाइनल आंसर में 2 ये एंगल्स शामिल हैं, फिर इसके बाद ये एंगल शामिल है, ये वाला, इसके बाद ये वाला एंगल शामिल है और ये वाला एंगल शामिल। नाउ पार्ट 4। तो सबसे पहले तो sin 3 थीटा पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक टिप देती हूँ, जैसे अपने प्रीवियस पार्ट में cos 3 थीटा पर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे 3 sin थीटा पहले आता है, फिर माइनस का साइन आता है और फिर 4 sin क्यूब थीटा आता है, जबकि cos 3 थीटा में पहले 4 cos क्यूब थीटा आता है, फिर माइनस का साइन आता है और फिर 3 cos थीटा आता है। यानी कि साइन वाले फार्मूला में क्यूब वाली टर्म बाद में आती है, जबकि cos वाले फार्मूला में ये क्यूब वाली टर्म पहले आती है, और साइन वाले फार्मूला में ये सिंपल साइन थीटा पहले आता है और cos वाले फार्मूला में सिंपल cos थीटा बाद में आता है। और उनके कोफिशिएंट भी जो हैं वो देखें सेम है, यहाँ पे भी
3 साइन थीटा है तो यहाँ पे 3 कॉस थीटा है, यहाँ पे 4 साइन क्यूब थीटा है तो यहाँ पे 4 कॉस क्यूब थीटा है। तो इस तरह से आप इनका कंपैरिजन करके इनको याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जगह पर मैं ये वैल्यूज़ पुट करती हूँ, फिर इक्वलिटी का साइन, फिर 3 साइन 2 थीटा। अब आपको पता है कि साइन 2 थीटा के ऊपर भी हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये तो बहुत ही जो कहते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत दफ़ा आपने यूज़ किया हुआ है। अब हम इन टर्म्स को भी इस साइड पर ले जाते हैं ताकि ये जो हायर पावर वाली टर्म है ये फाइनली पॉजिटिव हो सके। अब हमारी इक्वेशन जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो गई है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। अब इन तीनों टर्म्स में से हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में से लेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, सेकंड टर्म में से लेंगे सिर्फ 3 बचेगा, और थर्ड टर्म में से लेंगे तो 6 कॉस थीटा बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर्स तो बन चुके हैं, ये एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर, मगर दूसरे फैक्टर में यहाँ पर रंग बिरंगे ट्रिगो के फंक्शंस हैं, एक है साइन और एक है कॉस। तो अभी हमें इन तमाम ट्रिगो के फंक्शंस को एक तरह का करना है, तो इसमें इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर तमाम टर्म्स जो हैं वो कॉस की यानी कि फॉर्म में आ चुकी हैं, यानी कि कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन चुकी है। अब अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ ताकि जो स्क्वायर वाली टर्म है ये पॉजिटिव हो सके, तो मुझे इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। माइनस मैंने कॉमन ले लिया है। अब ये -1 समझ लीजिए दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से माइनस को हम ख़त्म कर देंगे और दूसरी तरफ भी ये डिवाइड होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेप में फर्दर 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करूँ। फ़िलहाल मैं आइदर और वाला सीन डेवलप करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी भी ये 2 फैक्टर्स फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो चुका है। एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, तो आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि साइन थीटा जो है वो किन किन एंगल पर 0 होता है। तो आपको पता है कि साइन थीटा 0 होता है 0 पर, पाई पर और 2 पाई पर। और अब हम इसमें 2 पाई भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास रेंज है वो 0 से 2 पाई तक है। ये वाला इंटरवल है, इसलिए 0 और 2 पाई दोनों इंक्लूड है। यहाँ से वैल्यूज़ इजीली आ गई है। अभी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबसे बेहतर है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने वैल्यू पुट की है। ए की वैल्यू है 4, बी की है -6 और सी की है -1। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आती है, और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनली कॉस थीटा की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा के फर्दर 2 पार्ट्स हो चुके हैं, एक प्लस के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए कॉस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये और नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे 3 का डिजिट आया हुआ है, जिससे मुझे डाउट हो रहा है कि इसकी वैल्यू जो है +1 से बड़ी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करके देखूँगी। तो एक्चुअली येस, इसकी वैल्यू 1.65 आ रही है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा जो होता है उसकी रेंज जो है वो -1 से 1 तक होती है, ठीक है। तो ये उसकी रेंज से बड़ा नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना या एंगल फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। अब इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू ये वाली आ रही है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। तो इसका रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है रेफरेंस एंगल के लिए आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। तो वैल्यू आ रही है 81.4 डिग्री। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये तो हो गया रेफरेंस एंगल। अभी हमें पता है कि जो साइन यानी कि यहाँ पे साइन नेगेटिव है, कॉस की नेगेटिव वैल्यू के लिए हमने कौन कौन से क्वाड्रेंट ले लिए, एक तो सेकंड और एक थर्ड। यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
सो पाई में से रेफरेंस एंगल सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस अरेंज की है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई में हम रेफरेंस एंगल को ऐड करेंगे तो मेरे पास फाइनली ये वाला एंगल आता है। अब हमारे सॉल्यूशन सेट में ये वाले एंगल बी शामिल हैं, ये वाला एंगल बी और ये वाला बी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी इंशाल्लाह ताला समझ आ गया होगा। नाउ पार्ट 5, इसमें भी देखें कॉस की 2 टर्म्स हैं और आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इन पर फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब हमने जो फार्मूला अप्लाई किया है इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यूज़ आती हैं। अब फर्दर कर लें इसको सिंप्लीफाई तो इस तरह से वैल्यूज़ आती हैं। अब इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ज़्यादातर जब आपके पास टेन थीटा या कॉट थीटा की फॉर्म में वैल्यूज़ आएँ तो आपने उनको साइन बाय कॉस, या अगर कॉट की फॉर्म में आए तो कॉस बाय साइन की फॉर्म में लिखना है। अभी देखिए साइन थीटा के साथ नेगेटिव साइन है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ तो आपको इस प्रॉपर्टी का पता है कि साइन के साथ एंगल नेगेटिव हो तो वो पूरे साइन को ही नेगेटिव कर देता है। अब ये वाली नेगेटिव टर्म है और ये वाली भी नेगेटिव टर्म है, दोनों के नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म को उठाकर क्वालिटी की इस साइड पर ले आए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म है साइन 2 थीटा, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही वाला बहुत मशहूर ज़माना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया है और ये टर्म एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म ये है और सेकंड टर्म ये वाली है। इन दोनों टर्म्स में से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में रह गया है 4 कॉस थीटा और इसमें से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये वैल्यू रह गई है। अब एक्चुअली हमारे पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये। तो आइदर और वाला सीन ऑन हो चुका है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 तो फिर इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। और यहाँ से तो थीटा की वैल्यू बहुत इजीली हमारे पास आ जाएंगी कि जो साइन है वो 0 पाई और 2 पाई पर 0 होता है। सो ये वाले एंगल तो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इधर हम एलसीएम लेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में है ये टर्म तो दूसरी तरफ जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। और अगर किसी को इस वाले प्रोसेस पे एतराज़ है तो मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तब भी हमारे पास वही वैल्यू बचती है। अगर हम इस 1 को भी इधर ले आए तो ये देखें ये वैल्यू भी वही आ रही है। अब यहाँ पर हम 1 को 1 क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है अगर हम किसी न किसी तरह से इस 4 को भी क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अगर मैं 4 को इस तरह लिखूँ 4 1/3 की पावर 3 तो ऑब्वियसली ये 4 के इक्वल ही होगा। लेकिन मुझे इस तरह से लिखने में ये फ़ायदा हासिल होगा कि मैं इस टर्म को क्यूबिक फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो एक बार मैं 4 1/3 लिखूँगी और फिर उसके ऊपर क्यूब डालूँगी तो एक्चुअली क्या है ये 4 के इक्वल ही है, लेकिन अब मेरे पास ये क्यूबिक फॉर्म में आ चुका है तो मैं एज ए होल क्यूब लिख सकती हूँ इसको। अब फाइनली मैं इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला फैक्टर बनाऊँगी, तो ये वाला फैक्टर बनाते वक्त -1 लिखूँगी। अब ये वाला फैक्टर बन चुका है, अब मैंने ये वाला फैक्टर बनाना है। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, फिर ए बी बनाऊँगी यानी कि 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो अगेन यही वैल्यू आती है मगर स्क्वायर के बगैर। और इसके बाद बी स्क्वायर बनाऊँगी, मतलब
प्लस 1 का स्क्वायर। तो फार्मूला तो मैंने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स इक्वल टू ज़ीरो है, सो यहाँ पे अगेन आइदर और वाला सीन स्टार्ट हो जाएगा। आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो और दिस फैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो आइदर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेज़ टू पावर 1/3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं होल पावर 1/3, क्योंकि 1 को हम 1/3 लिखें तब भी वो 1 के इक्वल होता है। अब मैं यहाँ पर 1/4 की पावर 1/3 को पहले सॉल्व करूँगी कैलकुलेटर से, 0.63। अब मैं इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती। अब हम इस एंगल फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो 50.95 डिग्री आ रहा है। तो अगर हम इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको पता है इस तरह से। अब वही बात, कॉस क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और फोर्थ के लिए हम उसी तरह से 2 पाई में से इस एंगल को, जो कि रेफरेंस एंगल भी है इस वक्त और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल भी है इस वक्त, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आती है ये वाली। अभी तक हमारे पास ये वाले एंगल आ चुके हैं, ये वाला एंगल आ चुका है और ये वाला एंगल आ चुका है। अब ये जो है हमारे पास दूसरा फैक्टर, पहले फैक्टर से तो हमारे पास फाइनली ये दो एंगल आए हैं। अब हमने इस दूसरे फैक्टर को भी इक्वल टू ज़ीरो करके देखना है इसमें से क्या कोई एंगल फाइंड आउट होता है। तो आप देखें यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो इस पर अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस बन जाता है। तो इसमें ज़्यादातर अगर हम इस तरह का फार्मूला, वैसे आपको टिप बता रही हूँ कि ज़्यादातर अगर आप इस तरह का फार्मूला a³ माइनस p³ वाला अप्लाई करें तो जो ये दूसरा वाला फैक्टर होता है इसकी वैल्यू ज़्यादातर इमेजिनरी आती है। अब जब आपके पास ये वाला फैक्टर आएगा ना, तो आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए इसको फाइंड आउट करना है, इनके इसको सॉल्व करना है। ये सबसे आसान तरीका है, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए इसको सॉल्व करें। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने का फ़ायदा ही नहीं, इसके इमेजिनरी रूट यानी कि आयोटा के फॉर्म में रूट आएंगे। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया है, तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आई है। सो मैं यहाँ जस्ट ये लिख दूंगी b² - 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो, या समझ लें b² - 4ac इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड दैट्स इट। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली सोल्यूशन सेट मैं यहाँ लिख लेती हूँ, पहले ये, फिर ये और फिर ये। तो ये जनाब हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया है, सोल्यूशन सेट भी हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पार्ट। अब अगर मैं इस पर cos 3 थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करूं और अगर मैं इसको इस तरह करके sin 2 थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर लूं तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। अब इशू ये है कि ये दोनों टर्म सेम भी नहीं है। अगर तो सेम होती तो हम फिर सम टू प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते, यानी कि इस तरह के फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों टर्म साइन की होती तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते, अगर दोनों टर्म कॉस की होती तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि इन दोनों टर्म को किसी ना किसी तरह इन दोनों टर्म्स को सेम कर दिया जाए, चाहे इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लें चाहे इसको साइन में कन्वर्ट कर लें। आपको अलाइड एंगल वाले रूल तो याद ही होंगे। उसमें ये होता है कि अगर π/2 में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है और साथ फिर ये वाला एंगल लगाते हैं हम। इसके अलावा क्वाड्रेंट के हिसाब से हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन भी लगाते हैं। अब क्योंकि π/2 में से हमने एंगल सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव ही साथ लगेगा। तो आप लोगों को अलाइड एंगल वाले ये रूल तो याद ही होंगे। अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंगली इसको चेंज करूं, अब देखिए मेरे पास cos 3 थीटा है, ठीक है, ये देख लें, ये वही तरह की चीज़ बन गई। अब जैसे ये इसमें कन्वर्ट होता है, इसको भी मैं इसी तरह से कन्वर्ट करूंगी π/2 माइनस 3 थीटा। 3 थीटा इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो 3 थीटा है। जब यहाँ पर सिंपल थीटा था तो यहाँ पर थीटा आया, जब यहाँ पर 3 थीटा है तो यहाँ पर 3 थीटा आएगा। तो इस अलाइड एंगल के रूल से अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू हो तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इस तरह की वैल्यू हो तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं।
यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर फाइनली इसको कन्वर्ट करने लगी हूँ इसमें। ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसकी जगह पर मैं लिखूँगी ये वाली वैल्यू। साइन पाई बाय 2 में से अगर मैं 3 थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ऑब्वियसली वो दोबारा से इस तरह कॉस 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। इस तरह करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है? मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो साइन की हो गई हैं। अब क्योंकि दोनों टर्म्स साइन की हो चुकी हैं तो मैं अब इस पर ये वाला सम टू प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी। तो फाइनली मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करती हूँ। तो फाइनली ये मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये देखिए इस तरह ये फैक्टर फॉर्म में मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इस 2 को मैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो 0 से डिवाइड करने पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मेरे पास ये आइदर और वाला सीन जो है वो ऑन हो जाता है। आइदर दिस इज़ इक्वल टू 0 और दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम साइन को दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन इनवर्स 0। तो उसी तरह से हमने रेगुलर तरीके से चेक करना है कि साइन किन किन वैल्यूज़ पर यानी कि किन किन एंगल्स पर 0 वैल्यू शो करता है। तो साइन 0 वैल्यू शो करता है एक 0 पर, एक पाई पर और एक 2 पाई पर। ठीक है, तो अब हमने 0 को भी इसके सामने एक दफ़ा और पाई को भी इसके सामने और 2 पाई को भी इसके सामने रख कर सॉल्व करके तो फिर इस वाले थीटा की जो इसमें हिडन फॉर्म में है, छुपा हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये 2 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पाई बाय 2 को दूसरी तरफ ले अब ये तो 0 में कन्वर्ट हो चुका है। पाई बाय 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस पाई बाय 2। तो इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम इसमें से फिर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पाई बाय 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 2 पाई में से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट होगा। सिंप्लीफाई करें तो 3 पाई बाय 2 वैल्यू आती है। तो एक्चुअली जो सेकेंड एंगल आया है वो 3 पाई बाय 2 है। अब हमारे पास ये वाली लास्ट रह गई है। तो इधर से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। इस 2 को इधर ले जाएं, 4 पाई आ जाएगा। अब यहाँ से हमने फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू। तो पाई बाय 2 को भी इधर ले जाएं तो 4 पाई माइनस पाई बाय 2 8 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाय 2। तो अब जो प्रोसेस हमने इस साइड पे किया है वो ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। कॉस को दूसरी तरफ ले जाएं, कॉस इनवर्स 0। अब हमने वो वाले एंगल फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर कॉस की वैल्यू जो है वो 0 आती है। तो इस इंटरवल में कॉस की वैल्यू 0 आती है पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 पर। मगर हम ये एंगल दोनों एंगल 1 बाय 1 इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो यहाँ से पहले इस 2 को उठाएंगे दूसरी तरफ तो ये 2 से कट गया। अब इस पाई बाय 2 को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो पाई प्लस पाई बाय 2 तो आता है 3 पाई बाय 2। 7 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये वैल्यू आती है 3 पाई बाय 14। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको भी इसी तरीके से अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करें तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ रही है पाई बाय 2। और सिंप्लीफाई वाला प्रोसेस आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, इसी तरीके से जैसे मैंने पहले सिंप्लीफाई किया है। तो फाइनली हमारे पास ये और ये वाले एंगल आ चुके हैं जो हमने सॉल्यूशन सेट में लिख लिए हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे क्योंकि टेन थीटा भी है, कॉट भी है और फिर साथ साइन भी है। जो मैंने आपको टिप बताई हुई है कि अगर इस तरह से साइन के साथ या कॉस के साथ टेन और कॉट आ जाएं तो आपने इनको भी साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसकी जगह पे साइन थीटा और कॉस थीटा और इसकी जगह पे हम लिखेंगे कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2 क्योंकि यहाँ पर एंगल हाफ है। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि कुछ इसमें एंगल हाफ है और उसमें कुछ एंगल जो है वो कंप्लीट हैं। तो एक्चुअली हमें तमाम एंगल्स को सेम करना पड़ेगा। इसमें मैं इसको तो इजीली
इस फार्मूला के ज़रिए इस हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकती हूँ और इसको भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, मगर इस तरह से कॉस थीटा को कन्वर्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो आसान होने की बजाय ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम इन एंगल को, जो इनके जो हाफ एंगल हैं, इनको हम कंप्लीट एंगल में कन्वर्ट कर दें, ताकि तमाम जो क्वेश्चन है उसमें तमाम एंगल जो हैं वो एक जैसे हो जाएं। अच्छा, अब याद रखिए, जैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन टू थीटा में, इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन थीटा में, या फिर साइन थीटा को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास साइन थीटा बाय 2 है, यानी कि ये वैल्यू है। अगर इसके साथ मैं 2 और कॉस थीटा बाय 2 लगा दूँ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ 2 और कॉस थीटा बाय 2, तो मैं इसको ईजीली साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 और कॉस थीटा बाय 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब बैलेंस करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में भी इन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी जगह पर लिखूँगी साइन थीटा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आता है। अब कॉस थीटा बाय 2 बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा, अब आप लोग इस फार्मूले के बारे में तो जानते ही होंगे। अब अगर यहाँ पर मैं एंगल्स को हाफ़ कर दूँ, एंगल को जहाँ जहाँ एंगल है उसको हाफ़ करती जाऊँ। यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका हाफ़ क्या होगा, थीटा बाय 2, यानी कि मैंने सिर्फ एंगल को हाफ़ किया है। याद रखें, एंगल को हाफ़ जब आप फार्मूला में हर जगह पे एंगल को हाफ़ कर दें तो फार्मूला का पैटर्न बिल्कुल ठीक रहता है। अब अगर कॉस के थीटा बाय 2 हो तो उसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो इसकी जगह पर मैं फिर अब ये वाला फार्मूला पुट करूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये वाला फार्मूला पुट किया है और यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँगी, तो मेरे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे 12 सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में ये वैल्यू रह जाएगी और डिनोमिनेटर में उसी तरह से साइन थीटा। अब देखिए, फाइनली हमारे पास तमाम के तमाम एंगल सेम हो चुके हैं, कोई भी हाफ एंगल नहीं रहा। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और साइन थीटा को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उस तरह से कॉस थीटा को ब्रैकेट के अंदर मौजूद इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला 6b यहाँ पर था। अब फाइनली हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए, साइन भी आया है, कॉस भी आया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है एक ही तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें साइन में कन्वर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इसको तो मैं 1 माइनस साइन के थीटा में कन्वर्ट कर दूँगी, तो इसको कन्वर्ट करना ज़रा मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि मैं साइंस के थीटा को ईजीली 1 माइनस कॉस के थीटा के फार्मूला के ज़रिए कन्वर्ट कर सकती। तो इसकी जगह पर भी मैंने ये फार्मूला लगाया, इसकी जगह पर भी ये फार्मूला लगाया, तो ये इजीली कॉस में कन्वर्ट हो सकता था। इस वजह से मैंने साइन को कन्वर्ट कर दिया है कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास इक्वेशन में कॉस ही कॉस है। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं इन तमाम टर्म्स को इक्वालिटी की इस साइड पर ले आती हूँ, तो फाइनली मेरे पास इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है। अब क्योंकि यहाँ इसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2, 5, 4 और 1, तो ऐसे लिखते हैं हम 2, 5, 4 और 1। एक दो दफ़ा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना होगा कि किस वैल्यू के साथ जो लास्ट टर्म है यहाँ पर भी -1 वैल्यू आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर -1 से स्टार्ट करें तो फिर यहाँ लास्ट पर -1 वैल्यू आती है और ये टर्म कटती है। सो स्टार्ट करते हैं। ये 2 एज इट इज़, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, सॉल्व करें तो 3, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3, अब इनको सॉल्व करें तो 1, और फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, तो ऑब्वियसली ये 0 हो गई। तो अब हम इस इक्वेशन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कॉस के थीटा, 2 कॉस के थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और ये हमारे पास पहली वैल्यू आ चुकी है, यानी कि पहला रूट आ चुका है। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1।
अब यहाँ से तो हम जल्दी से एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, मगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके फिर हमें फर्दर रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर हमें एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस को लेकर चलते हैं। तो इनके साथ भी आइदर और वाली कहानी लिख लेते हैं। अब यहाँ से तो फटाफट एंगल हमें मिल जाएगा cos इनवर्स -1। अब गिवन रेंज ये वाली है, तो इस रेंज के अंदर cos किस एंगल पर -1 वैल्यू शो करता है, तो cos 180 डिग्री यानी कि पाई पर 1 वैल्यू शो करता है, -1 वैल्यू शो करता है। अब यहाँ पे आप चाहे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड का इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर लें। तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल किया है, तो मेरे पास वैल्यू आती है -3 + -1/4। तो फिर पॉजिटिव के साथ वैल्यू सॉल्व करने के बाद cos थीटा की वैल्यू आ रही है -1/2, और इसको नेगेटिव के साथ लेके सॉल्व करें तो cos थीटा की वैल्यू आ रही है -1। आल्दो कि ये नेगेटिव वैल्यू है, फिर भी रेफरेंस एंगल के लिए आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ती है। तो रेफरेंस एंगल आ रहा है π/3। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से हम रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आती है 2π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई में हम रेफरेंस एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 4π/3। यहाँ से ये 2 एंगल्स आ गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन cos थीटा इज इक्वल टू -1, यानी कि यही वैल्यू आ गई है दोबारा से कि थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जिस पर cos की वैल्यू -1 आए, तो वो एक ही है, थीटा इज इक्वल टू पाई। क्योंकि 0 डिग्री पर जो cos की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 2π पर भी cos की वैल्यू 1 होती है, पॉजिटिव 1 होती है। सो cos की वैल्यू सिर्फ 180 डिग्री पर -1 होती है। सो इसका भी वही सेम आंसर आएगा। सो सोल्यूशन सेट में ये 3 एंगल्स आएंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया फाइनली सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला मैंने ट्राई की आपको सही तरह से हर स्टेप समझा सकूं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह ताला। जस्ट टेक ए व्यू। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 पार्ट। अब इस पार्ट में हम इसकी जगह पर ये वैल्यू लिख लेते हैं। अब आपको पता है cos 2 थीटा के तो 3 फार्मूलाज है बेसिक, उसमें एक फार्मूला है, तो फिर cos 2 थीटा की जगह पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसकी एक और रीज़न भी है, तो इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला हमने पुट किया है। अब ये हुआ ये है, वो रीज़न ये है कि हमारे पास तमाम टर्म्स साइन में आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं LCM B ले सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा आसान है कि मैं इक्वलिटी की दोनों तरफ साइंस के थीटा से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फाइनली डिनोमिनेटर में मौजूद ये साइंस के थीटा कट जाएगा, यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 0 ही रहे। अब अगर मैं इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास जो हायर पावर वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आइदर और वाला सीन ऑन हो जाता है। तो यहाँ से वैल्यू आती है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट। तो अभी अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ चुकी है, तो इसका तो रिज़ल्ट मतलब इसके तो एंगल फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब ये इमेजिनरी वैल्यू बन चुकी है। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू इस वक्त आयोटा के फॉर्म में आ चुकी है, तो अब इसका एंगल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब यहाँ से देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू +-1। अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, इसके लिए यानी कि हमें साइन का वो वाला एंगल फाइंड आउट करना है जहाँ पे वैल्यू 1 आ रही हो, तो वो एंगल है हमारे पास π/2, और यहाँ से हमने साइन का वो वाला एंगल फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू -1 आ रही हो, तो वो होगी 3π/2। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह ताला। खूब प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।